हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आप लोगों के पास वीडियोज कुछ दिनों के लिए पॉज हो चुकी थी, नहीं आ रही थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि मेरी तबीयत जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर खराब हो चुकी है और कुछ मैं ज़्यादा ही बीमार था, जिस कारण बस आप लोग को वीडियो में नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मेरी हेल्थ बिल्कुल सही हो चुकी है और आप लोगों की जो दुआ है, मैसेज है, वो मेरे पास आई और मैं अब ठीक हो चुका हूँ। तो आज के बाद मैं कंटेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप लोग पढ़ें। और एसएससी में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को मैं इतना कंटेंट डाल चुका था कि आप उससे अच्छे से तैयारी कर सकते थे। लेकिन फिर भी आप घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी 1 महीना है और 1 महीना में मैं बहुत कुछ करवा दूंगा। डेफिनेटली टेंशन ना लें आप। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बचे हुए टॉपिक्स जो बच गए थे वो मैं इसमें आज कवर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने थोड़ा धैर्य बनाए रखा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ आप लोगों की। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग मेरे लिए विशेष भी कर रहे थे। तो इसी दरमियान मैं सोच रहा था कि मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करूँ और मैं कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इतनी तबीयत खराब थी कि फिर मैं कर नहीं पा रहा था। 5 मिनट लिखने के बाद, 10 मिनट लिखने के बाद फिर से वो ज़्यादा खराब हो चुका था। तो वीडियोज आप लोगों के लिए मैंने कुछ दिन के लिए पॉज कर दिया था, लेकिन अब मैं जब हेल्थी हो चुका हूँ, अच्छा से स्वस्थ हो चुका हूँ, तो मैं अब आप लोगों का वीडियो फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ। और अब आप लोगों को डेली, जैसे मैंने बोला, रेगुलर बेसिस पे फिर से वीडियोज मिलेंगे। तो चलिए, जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो आज मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। और इसके 2 लेक्चर्स और आएंगे जिसमें आपके पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल, तो डेफिनेटली इससे बाहर नहीं रहेंगे। तो मैं आज जो करवाने वाला हूँ वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस है और वो कंप्लीट यहाँ हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन का, जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए ले चलते हैं आपको सेशन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चन सीरीज है। इसमें आपको मैक्सिमम वो क्वेश्चन डाला है हमने जो कि रिपीटेडली एसएससी ने पूछे हैं। ना ही सिर्फ एसएससी ने, बल्कि जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल एग्जाम्स में हम लोग से जो नॉन-टेक पूछे जाते हैं, जो हम लोग के जीके जीएस पूछे जाते हैं, वो एक बेसिक होते हैं जो हर किसी को एक रफ आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस एक बेसिक होता है। तो उसका ही ये 20 क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़ कर जाएंगे ताकि आपके अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वाइसराय की उपाधि कब दी गई थी। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वाइसराय की जो डिजिग्नेशन दिया गया, उपाधि दिया गया, वो कब दिया गया, किस ईस्वी में, किस वर्ष दिया गया। ऑप्शन है आपके दोस्तों 1859, 1858, 1856 एंड 1857। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं, आप देख रहे हैं 1859, 1858, 1856, 1857। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है 1858। दोस्तों, पहली बार भारतीय गवर्नर जनरल को, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको वाइसराय की जो डिजिग्नेशन दी गई, उपाधि दी गई, वो 1858 में दी गई। आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन 1858। याद रखना है 1858। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपकी सेकंड क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश कब दिया था। दोस्तों, याद रखना है, लॉर्ड कर्जन जो है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन किसके टाइम पे हुआ था। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था और आज भी बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं। जैसे मैंने पूछा कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो एक इसका आंसर आप देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, उसके आदेश कब दिए गए। तो याद रखना है दोस्तों कि बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 ईस्वी में हुआ। 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। याद रखना है, उसके आदेश जो है 1905 ईस्वी में आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है 1905। डेट मीन्स 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। इसके आदेश भी उसी वर्ष आए थे। याद रखना है इस चीज़ को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो याद रखेंगे, मैं यहाँ पे स्टार मार दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सेकंड पॉइंट ये याद रखना कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था। उस समय शासनकाल जो पूछ देगा कि शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड कर्जन का था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, अमर सोनार बांग्ला। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 2 देश के उन्होंने राष्ट्रीय जनगान लिखे हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय गान लिखे उन्होंने 2 देशों के लिए, भारत के लिए लिखा ही है, साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश उनके लिए भी मतलब उन्होंने राष्ट्रगान लिखा। तो अमर सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ऑप्शन तो मीनिंग नहीं है यहाँ पे, जो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि जो इसका जो राइट आंसर है कि अमर सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसके भी जो रचयिता है, उसके भी जो लेखक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। दोस्तों आपको एक फैक्ट और भी जानना चाहिए कि जो राष्ट्रीय गान है भारत का, राष्ट्रगान भारत का है, जनगण मन अधिनायक है दोस्तों, वो जॉर्ज पंचम जब 1912 में भारत आया था, 1911 में जब भारत आया था, वो उसके स्वागत में वो गीत गाया था जिसे भारत का राष्ट्रगान बनाया गया है। आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए, उसके स्वागत में वो गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा तैयार किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और उसी गीत को फिर इन्होंने भारतीय ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है, इसी को भी याद रखना है। इससे भी रिलेटेड एक सवाल आएंगे आगे नेक्स्ट में कि राष्ट्रगान को भारत ने कब अपनाया राष्ट्रगान के रूप में, जो जनगण मन अधिनायक है उसे कब अपनाया गया, उसके भी एक सवाल आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर आप जानिए, राइट आंसर जो है वो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला है, इसके जो राइटर हैं वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इस चीज़ को याद रखना है। मैंने एक फैक्ट और बताया कि जब जॉर्ज पंचम भारत आया था 1911-12 के करीब, तो उस समय उसके स्वागत के लिए वो गीत तैयार किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए, इस चीज़ को भी याद रखना है। और इसी को फिर राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस का गठन कब किया? दोस्तों ऑप्शन है आपके 1894, 1917, 1920, 1930। नटाल कांग्रेस के बारे में आपको एक चीज़ जान लेना है दोस्तों कि अफ्रीका में जो भारतीयों के खिलाफ वहाँ पे मतलब जो विद्रोह मतलब भेदभाव किए जा रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने महात्मा गांधी ने वहाँ पे एक संस्था का आयोजन किया, गठन किया। उस संस्था का नाम था नटाल कांग्रेस। इसके ऑप्शन है, इसका गठन कब हुआ आपसे ये पूछा है, तो ऑप्शन है 1894, 1917, 1920 और 1930। देखिए दोस्तों ये चारों डेट जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों डेट के बारे में मैं कुछ ना कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा। पहले तो जान ले इसका कि नटाल कांग्रेस का जो गठन है वो 1894 में हुआ है, इसका राइट आंसर है 1894। लेकिन 1970 के बारे में भी आपको जानना है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ वो भी 1917 में बिहार से होता है, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से होता है, इस चीज़ को याद रखना है। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है कि असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में स्टार्ट होता है, वो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1930 में दांडी मार्च यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों वहाँ पे याद स्टार्ट होता है। सिविल जिसे बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस जो होता है, सिविल ओबीडियंस जो मूवमेंट हुआ था वो 1930 में होता है, वो चीज़ को भी आपको याद रखना है। 1917 में खेरा विद्रोह भी होता है जो कि बड़ोदरा गुजरात में होता है, उसका भी प्रतिनिधित्व जो है जो नेतृत्व वह करता है वो महात्मा गांधी जी थे, ये भी चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो है 1894, नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, विद्रोह करने के लिए बनाई थी, जिसका नाम था नटाल कांग्रेस। याद रखना है आपको नटाल कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने फैक्ट्स में लिख दिया है कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव के लिए इस संगठन का गठन किया था। महात्मा गांधी, देखिए दोस्तों अफ्रीका में भी भारतीयों के खिलाफ बहुत ही भेदभाव हुआ, इसका विरोध महात्मा गांधी जी ने किया और वहाँ पे एक संगठन बनाया नटाल कांग्रेस। आपको याद रखना है, हो सके आपसे पूछ ले नटाल कांग्रेस, आपको जानकारी भी नहीं होगा, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए नटाल कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जिसका गठन महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में किया था, वो साउथ अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव के लिए किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों और टिप्पणियों का संग्रह है? दोस्तों इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसके स्पीचेस और जो कमेंट्स हैं उसका कलेक्शन है, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसके आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में खुद से ड्रॉप करें, नहीं हुआ तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके पिन करके वहां पे आंसर लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसके आंसर आप खुद से करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा ज्योतिराव फुले का ही है, लेकिन आपको डाउट्स होंगे इसमें, क्योंकि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ऐसे नाम है पुस्तक का। तो आपको इसके जो आंसर है, करेक्ट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित किसके शब्द हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोट है, एक लाइन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। एक किनका कथन है, एक किनके शब्द है? ऑप्शन है शहीद भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपने ऑप्शंस देख लिए, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये 4 ऑप्शंस है। कोट है आपका, सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए अपनी जान दी है। दोस्तों याद रखना है, ये जो कथन है, ये जो कोट है वो महात्मा गांधी जी का है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो महात्मा गांधी है, याद रखना है आपको।
इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन दैट मीन्स क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, शुरू हुआ था, ये आपसे पूछता है। ऑप्शन है 1942, 1930, 1917, 1857। दोस्तों ये चारों जो चीज़ें हैं मैंने आपको फिर से बताया, चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट का यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च यात्रा यहीं से शुरुआत होती है, इसी वर्ष शुरुआत होती है। 1917 खेरा विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह। 1857 आपको पता ही है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली जो युद्ध हुई वो यहीं से छिड़ी, 1857 में छिड़ी, ये आपको भी याद रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैंने जैसे बताया 1942, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब लिए गए थे? या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, पूना समझौता कब हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ, व्हेन डिड पूना एक्ट हैपेंड, ऐसा पूछ सकता है। तो याद रखना है कि पूना समझौता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझौता हुआ था जो कि हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, पूना पैक्ट के नाम से, समझौता के नाम से। ऑप्शन से आप देख सकते हैं 1931, 1932, 1920 और 1919। तो दोस्तों पूना समझौता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं महात्मा गांधी जी के बीच में होता है, वो 1932 में होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। किसके किसके बीच होता है वो भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी एवं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बीच होता है, 1932 में होता है, याद रखना है। मैंने इसके क्वेश्चंस डाल दिए हैं आगे, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना है। 1932 में पूना समझौता होता है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ महात्मा गांधी के साथ समझौता होता है, याद रखना आपको। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी ने किन्हें अजात शत्रु कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों याद रखना है कि महात्मा गांधी ने अजात शत्रु जो कहा था, जिन्हें कहा था, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी ने अजात शत्रु की संज्ञा दी थी, अजात शत्रु कहा था, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले बताया, पूना समझौता 1932 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में होता है। तो याद रखना है आपको, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जब पेपर आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शंस नहीं, आपको बस आंसर याद रखने, अच्छे से याद रखने, याद समझना है कि पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों गोलमेज सम्मेलन दैट मीन्स की जो गोलमेज सम्मेलन है आपको हर बार एग्जाम में पूछता है। पहला गोलमेज सम्मेलन पूछ लेगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछ लेगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन पूछ लेगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछ, जैसे में गोलमेज सम्मेलन दैट मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 में होता है, इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1931 में होता है, ये भी लंदन में होता है, याद रखना है। पहला भी है वो भी लंदन में होता है, दूसरा भी वो भी लंदन में होता है 1931 में, लेकिन तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो पूछ ले वो 1932 में होता है, वो भी आपको याद रखना है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, लिख लेंगे कॉपी में आप, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो 1932। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन से सवाल पूछता है आपको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से इंग्लिश में आएगा, याद रखेंगे आप चीज़ को। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना की थी? ऑप्शन से आपके एडवर्ड लुटियंस, मार्कोस, अलेक्जेंडर थॉम्पसन, जॉर्ज विटर। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है, वहाँ बना हुआ है, तो उसके जो संरचना है, उसके जो डिजाइन हुई वो कौन है, किसने की, उसके डिजाइनर कौन थे, उसके जो संरचनाकार थे वो कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है, एडवर्ड लुटियंस, मार्कोस, अलेक्जेंडर थॉम्पसन एंड जॉर्ज विटर। तो दोस्तों याद रखना है जो गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइनर थे, जो संरचनाकार थे, उनका नाम है जॉर्ज विटर, याद रखना है ऑप्शन डी, जॉर्ज विटर इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, पूछा है कि उसमें उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सेकंड ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड ऑप्शन है जहांगीर, फोर्थ ऑप्शन है सुत कुमार। तो दोस्तों याद रखना है जो चार मीनार का जो निर्माण है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने करवाया था, याद रखना इस चीज़ को, हैदराबाद में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों 14 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 14 में किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह के द्वारा किया गया था? दोस्तों याद रखना है, भगत सिंह का जब भी नाम आता है सर झुक जाता है दोस्तों।
याद रखना है कि जो राष्ट्रीय संगठन है, एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन आपको पूछा है जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी ने किया था। ऑप्शन है आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय सेवा संघ एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों याद रखना है, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा संगठन जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी ने किया था, वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। याद रखना है इस चीज़ को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हो सकता है आपसे पूछ ले, तो याद रखना है इस चीज़ को। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नेतृत्व किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई। देखिए दोस्तों, दो घटना, एक जो है चौरी चौरा जो कांड है, हत्याकांड जो है, चौरी चौरी जो घटना हुआ था वो चीज़ भी आपको याद रखना है, और काकोरी ट्रेन जो डकैती है वो भी आपको याद रखना है। चौरी चौरा जो हुआ था वो भी आपको याद रखना है, और काकोरी ट्रेन डकैती है वो भी आपको याद रखना है। जो चौरी चौरा हुआ था वो आपको देवरिया गोरखपुर के साइड, जो गोरखपुर से थोड़ा पहले पड़ता है देवरिया, वहाँ हुआ था 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपको बुक में 5 फरवरी 1922 भी दिख जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है 4 फरवरी, मतलब एनसीईआरटी बुक अगर आप देखेंगे तो वहाँ 4 फरवरी 1922 ही दिखाता है आपको। तो याद रखना है कि जो चौरी चौरा कांड, हत्याकांड हुआ था, वो घटना हुआ था वो 1922 में हुआ था, याद रखना है, फरवरी 1922 में। लेकिन अगर पूछ दे काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, तो 1925 में। याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 1922 में, वहीं काकोरी जो ट्रेन डकैती है वो 1925 में हुआ था, याद रखना है। ये दो सवाल आपसे पूछ सकते हैं जहां आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 1920 का खिलाफत आंदोलन किस देश के साथ हुए अन्याय के विरोध में किया गया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 1920 का खिलाफत आंदोलन था, आपसे ये भी सवाल पूछ लेता है कि खिलाफत आंदोलन बंद कब हुआ, उसको मतलब कब बंद किया गया, कब उसको खत्म किया गया। तो पहले तो आपको ये जानना है कि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों 1920 ईस्वी में होता है, ये पहले आपको ये चीज़ याद रखना है। सेकंड चीज़, किस देश के साथ हुए अन्याय के विरोध में किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो तुर्की है इसके साथ अन्याय हो रहा था, इस देश को के खिलाफ जो अन्याय हो रहा था, इसके विरोध में किया गया था यह आंदोलन। आपसे पूछ देगा कि जो खिलाफत आंदोलन है उसकी समाप्ति कब हुई, तो आपको वही आपको पता होना चाहिए कि उसकी समाप्ति जो है 1922 में हुई थी। याद रखना है 1922 में, याद रखना है इस चीज़ को आपको, 1922 में इसकी समाप्ति होती है खिलाफत आंदोलन की, वहीं इसकी जो शुरुआत होती है 1920 में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। मैंने दोस्तों आपसे अभी बोला था कि दो सवाल आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रगान है उसको कब अपनाया गया, और जो ये राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब मतलब अपनाया गया, दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन है 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1946, 23 जुलाई 1947। दोस्तों ये ऐसे डेटा आपके सामने मैं दिया जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना, ये अच्छे से याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में अपनाया गया, पहले तो याद रखें आप 1947 में। फिर आता है डेट, तो 22 जुलाई 1947 को, 2 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको अपनाया गया था, याद रखना इस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर बी हो गया 1947। आपसे ये भी पूछ लेता है दोस्तों कि जो राष्ट्रगान है उसको कब अपनाया गया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर दिखने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है पुस्तक गुलामगिरी के जो लेखक थे वो कौन थे। तो याद रखना है, ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय। दोस्तों याद रखना है, गुलामगिरी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो आपके ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, जो कि महाराष्ट्र में पैदा जन्म लिया हुआ था इनका। और ये इन्होंने एक समाज की भी स्थापना की थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मिल जाएगा आपको। याद रखना है, देखिए दोस्तों मेरा मोटो जो है वो आपसे सवाल पूछना नहीं बल्कि आपको सवाल बताना है। तो आप कोशिश करें कि खुद से भी थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि मेरा प्रयास तभी सफल होगा जब आप खुद से कोशिश करेंगे। तो साथ ही साथ आप खुद से भी कोशिश करें, जो यहाँ पे मैं ऑप्शंस देता हूँ ना, इससे रिलेटेड कुछ देखें कि इन्होंने किस समाज की स्थापना की, इनके रिलेटेड में क्या कोट्स हैं, क्या इनको कहा जाता था, इस सब चीज़ भी आप खुद से देखें। इनको किस नाम की संज्ञा दी गई थी ये भी आप लोग देख कर जाएं, क्योंकि हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। आप खुद से भी थोड़ा सर्च करें, खुद से भी थोड़ा पढ़ाई करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस वर्ष सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1873, 1874, 1864, 1875। दोस्तों याद रखना है, मैंने जैसा भी आपको बोला कि ज्योतिराव फुले जी ने इनकी जो सत्य शोधक समाज एक समाज की स्थापना की थी, उसका नाम सत्य शोधक समाज है। याद रखना है, सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने किया, और 1873 ईस्वी में किया, ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर 1873 है।
दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किस अखबार का संपादन किया था, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन है सोम प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार, बंगाल गजट, महारथा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं सोम प्रकाश। दोस्तों जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, जो लिटन लाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लिटन लाता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जहां पे अखबार बैन हुआ था, तो सबसे पहला पूछ लेता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू सबसे पहला पेपर जो बैन हुआ था वो कौन था? तो याद रखना वो जो सबसे पहला पेपर था वो सोम प्रकाश था, जो कि बैन हुआ था। इसके जो संपादक थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। याद रखना है दोस्तों आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अपने नाम अच्छे से सुना होगा इनके बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे ये इसके संपादक थे। याद रखना है पहला अखबार जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा बैन हुआ था वो सोम प्रकाश था, ये चीज याद रखना है। फिर आपसे पूछ दिया, मैंने पूछा सवाल दादा भाई नौरोजी ने किस अखबार का संपादन किया था, तो याद रखने से राइट आंसर जो है राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार जो है दादा भाई नौरोजी इसके संपादक थे। बंगाल गजट पहला अखबार, ये आपको भी पता होना चाहिए, महारथा, ये भी आप देख लेंगे। तो यही 20 क्वेश्चंस थे दोस्तों जो कि मैंने आपके सामने करवा दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं जो कि 1-2 लेक्चर्स में मैं खत्म कर दूंगा। फिर आशा लेकिन यही करता हूं कि आप लोग जितना मैं बताता हूं उतना पढ़ लेंगे। इसका पीडीएफ जो है मैं अपने चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा देता हूं और डाल दूंगा, अब वहां से इसके पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ताकि आपको नेक्स्ट कंटेंट अच्छे से मिलते रहे और टाइम पे मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और थैंक यू फॉर पेशेंस। आपने पेशेंस रखा, भरोसा रखा हम पे और इतने दिन तक आप वेट किए हमारे वीडियो जाने के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उस चीज़ के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।